नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मार्को। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। यह कहानी है उन रास्तों की जहां रात के अंधेरे में सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही चमकती हैं और जहां कभी कभी इंसान अकेला नहीं होता। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो मौत के करीब जाकर लौटा और जिसने अनुभव किया हाईवे का सबसे खौफनाक भूतिया ढाबा। मेरा नाम रविंद्र है, उम्र करीब 40 साल। पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा हूं। देश के कोने कोने में मेरा ट्रक दौड़ा है। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम देखा है, हर तरह के लोग देखे हैं। कभी कभी रात के सफर में नींद को भगाने के लिए चाय की चुस्की लेता हूं तो कभी रेडियो पर गाने सुनता हूं। लेकिन उस रात की बात ही कुछ और थी। वह रात थी मेरी जिंदगी की सबसे काली रात। बात आज से करीब 5 साल पहले की है। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुझे दिल्ली से बंगलुरु के लिए माल लेकर जाना था। सफर लंबा था और समय कम। मैंने अपना सारा सामान पैक किया, ट्रक चेक किया और निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी, सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। हाईवे पर ट्रकों की आवाजाही कम थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड भी बढ़ती गई। मैं अपनी धुन में ट्रक चला रहा था। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। करीब आधी रात का वक्त होगा जब मैं मध्य प्रदेश के एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था। बीच बीच में पेड़ों की सरसराहट और रात के कीड़ों की आवाजें ही सुनाई देती थीं। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें भारी हो रही थीं। लगातार ड्राइविंग की वजह से थकान हावी हो रही थी। मुझे एक छोटे ब्रेक की सख्त जरूरत थी जहां मैं थोड़ी चाय पी सकूं और खुद को तरोताजा कर सकूं। लेकिन उस पूरे स्ट्रेच पर दूर दूर तक कोई ढाबा या दुकान नहीं दिख रही थी। तभी मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। मुझे लगा कि शायद कोई गांव होगा या कोई दूर का ढाबा। मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा, चलो वहीं रुककर चाय पानी कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वह एक ढाबा था। देखने में काफी पुराना और थोड़ा डरावना लग रहा था। ढाबे के चारों तरफ कुछ सूखे पेड़ थे और एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर अन्नपूर्णा ढाबा लिखा था, लेकिन उसका रंग उड़ चुका था। ढाबे के बाहर कुछ और ट्रक खड़े थे, लेकिन उनमें से कोई भी चालू नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कई दिनों से वहीं खड़े हों। मुझे थोड़ी अजीब लगी ये बात, लेकिन थकान इतनी थी कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने ट्रक को बाकी ट्रकों के पास पार्क किया और इंजन बंद कर दिया। बाहर की ठंड अंदर तक घुस रही थी। मैंने जैकेट कसकर पहनी और ढाबे की ओर चला। ढाबे के अंदर भी हल्की रोशनी थी। एक पुराना सा लालटेन जल रहा था। अंदर कोई खास भीड़ नहीं थी। एक कोने में 2-3 लोग बैठे थे जो धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। ढाबे का मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी, वहीं चूल्हे के पास बैठा आग सेंक रहा था। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं और चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने जाकर उससे कहा, भैया, एक गर्मा गर्म चाय मिलेगी क्या? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें मुझ पर टिकी। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे राज को छुपाए हुए हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मिल जाएगी बेटा, बैठ जाओ। मैं एक खाली टेबल पर बैठ गया। मेरी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। ढाबे की दीवारें पुरानी और सीलन भरी थीं। छत से कुछ जाले लटक रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने और बंद कमरे की गंध। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन मैंने फिर खुद को समझाया कि यह एक पुराना ढाबा है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। कुछ देर बाद वह ढाबे का मालिक चाय लेकर आया। चाय गर्म थी, लेकिन उसका स्वाद थोड़ा अजीब था। फिर भी मैंने पी ली। मैंने उससे पूछा, भैया, यहाँ आसपास कोई दूसरा ढाबा नहीं है क्या? बहुत सुनसान इलाका है। ढाबे का मालिक मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। उसने कहा, बेटा, यहां जो एक बार आ जाता है वह फिर कहीं और नहीं जाता। उसकी बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया। तभी मैंने देखा कि ढाबे के कोने में बैठे उन लोगों में से एक ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें कोई भाव ही न हो। मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहां। मैंने ढाबे के मालिक से पूछा, यहां इतने ट्रक खड़े हैं लेकिन कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा, सब कहां गए? ढाबे का मालिक थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। उसने कहा, वे सब सो रहे हैं,
यहाँ रुकने वाले सब ड्राइवर रात में यहीं सो जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ। ट्रकों के टायर सपाट थे और उन पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे महीनों से वहीं खड़े हों। मैंने चाय खत्म की और सोचा कि अब निकलना चाहिए, लेकिन जब मैं उठने लगा तो मुझे अपने पैरों में भारीपन महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे जमीन से बांध दिया हो। मेरे शरीर में अजीब सी थकावट छाने लगी, जो नींद की थकावट से अलग थी। मेरा सिर भारी होने लगा। ढाबे के मालिक ने मुझसे कहा, बेटा, इतनी रात में कहाँ जाओगे? यहाँ रात काट लो, सुबह निकल जाना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं मना नहीं कर पाया। मेरे शरीर में भी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं और आगे बढ़ सकूं। मैंने सोचा, ठीक है, रात यहीं रुक जाते हैं। वह मुझे ढाबे के एक छोटे से कमरे में ले गया, जहां एक पुरानी सी चारपाई पड़ी थी। कमरे में हल्की सी बल्ब की रोशनी थी। उसने कहा, आराम करो, सुबह उठ जाना। जैसे ही मैं चारपाई पर लेटा, मेरी आंखें तुरंत बंद होने लगीं। मुझे लगा कि मैं बस थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, लेकिन मुझे कितनी देर लगी मुझे पता नहीं। अचानक मेरी नींद टूटी। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीमी आवाज में रो रहा हो और कोई फुसफुसाहट कर रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरा अब पूरी तरह अंधेरा था। बाहर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, मैंने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरचकर कुछ लिखा हो, और उन निशानों से एक अजीब सी नमी रिस रही थी जो खून जैसी लग रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि मैं किसी बुरे सपने में फंस गया हूं। मैं चारपाई से उठा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया था। तभी मुझे बाहर से और तेज आवाजें सुनाई दीं। इस बार मुझे किसी की चीखें सुनाई दीं और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे पर मुक्का मारा, लेकिन वह नहीं खुला। मैंने मोबाइल की टॉर्च से कमरे की ओर तलाशी ली। चारपाई के नीचे मुझे एक पुराना रजिस्टर मिला। उस पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। रजिस्टर में कई ट्रक ड्राइवरों के नाम और तारीखें लिखी थीं, और हर नाम के आगे लिखा था गायब। मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने देखा कि उन नामों में से एक नाम वही था जिसे मैंने ढाबे के कोने में बैठे हुए देखा था। सुरेश, 15 नवंबर 2018, गायब। और फिर उसके ठीक नीचे एक और नाम था जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। रामपाल, 10 दिसंबर 2018, गायब। रामपाल मेरे दोस्त का नाम था जो कुछ साल पहले इसी हाईवे पर गायब हो गया था। मुझे समझ में आ गया कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। ये कोई आम ढाबा नहीं था, ये मौत का ठिकाना था। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और अपने एक दोस्त को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। मोबाइल पर सिर्फ नो सर्विस का मैसेज आ रहा था। तभी मुझे कमरे के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि खिड़की दरवाजे सब बंद थे। मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर फिर से धक्का मारा। इस बार दरवाजा थोड़ा सा हिल गया। मैंने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खुल गया। मैं कमरे से बाहर भागा। ढाबे के अंदर घुप अंधेरा था। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा। ढाबे में कोई नहीं था, न ढाबे का मालिक, न वे लोग जो कोने में बैठे थे। सब कुछ खाली था। तभी मुझे ढाबे के चूल्हे के पास से एक आवाज सुनाई दी, कहां जा रहे हो बेटा, रात अभी बाकी है। मैंने टॉर्च उस ओर घुमाई। वहां ढाबे का मालिक खड़ा था, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर मांस नहीं था। उसकी हड्डियां दिख रही थीं। उसकी आवाज गुर्राने वाली थी। मेरी सांसें अटक गईं। मैं तुरंत भागा। ढाबे के बाहर मेरा ट्रक खड़ा था। मैं ट्रक की ओर भागा। तभी ढाबे के बाहर खड़े उन ट्रकों से अजीबो-गरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके हॉर्न बजा रहा हो और उनके इंजन अपने आप स्टार्ट हो रहे हों। मैंने अपने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। बैटरी डेड हो गई थी। मैंने देखा कि वह ढाबे का भूतिया मालिक मेरी ओर आ रहा था। उसके पीछे वे लोग भी थे जिन्हें मैंने ढाबे के कोने में बैठे देखा था। अब वे भी अपने असली रूप में आ गए थे। उनके शरीर पर कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखें भी काली थीं।
वे सब ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं थीं, जिन्हें इस ढाबे ने अपना शिकार बनाया था। मैं पूरी तरह डर गया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने देखा कि वे सभी धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। तभी मुझे याद आया कि मेरे ट्रक में एक हनुमान चालीसा थी। मैंने तुरंत उसे निकाला और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वे सब रुक गए। उनकी काली आंखें मुझ पर टिकी थीं, लेकिन वे अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मैंने और जोर से पढ़ना शुरू किया। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनकी आवाजें धीमी पड़ने लगीं। मुझे लगा कि शायद मैं बच सकता हूं। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा जब तक कि सूरज की पहली किरणें आसमान में नहीं फैल गईं। जैसे ही सूरज निकला, वे सभी आत्माएं धुएं में बदल गईं और हवा में घुल गईं। ढाबे का मालिक भी गायब हो चुका था। मैंने देखा कि मेरे ट्रक की बैटरी अपने आप चार्ज हो गई थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और वहां से तुरंत निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने अपनी कहानी सबको सुनाई। किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो अनुभव किया था वह मेरे लिए असली था। मैंने उस ढाबे का पता पुलिस को भी बताया, लेकिन जब पुलिस वहां गई तो वहां कुछ नहीं था। न कोई ढाबा, न कोई ट्रकों का अड्डा, सिर्फ घना जंगल और सुनसान इलाका। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं तो मैं कभी रात में वहां नहीं रुकता। मैं दिन में ही सफर करता हूं और उस इलाके से बहुत तेजी से निकल जाता हूं। मैंने उस दिन के बाद से कभी भी हाईवे पर रात में किसी सुनसान ढाबे पर रुकने की हिम्मत नहीं की। वह रात मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना थी, जिससे मैं आज भी कभी कभी जाग जाता हूं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ रविंद्र की नहीं बल्कि उन सभी ट्रक ड्राइवरों की है जो हर रात हाईवे पर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। हाईवे पर सिर्फ रास्ते ही नहीं होते, बल्कि कुछ अनकही, अनदेखनी चीजें भी होती हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में हाईवे पर सफर करें तो थोड़ा सतर्क रहें। हो सकता है कि आपकी मंजिल तक पहुंचने से पहले कोई और आपको अपनी मंजिल बना ले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान रहें। शुभ रात्रि।